न्यू डे लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं आर फुलिया जी, करेंगे इनसे खास बातचीत। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। सर आप आईएएस बने हो, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। मैं आपके बचपन के दिनों में आपको लेकर देना चाहता हूँ कि आप बचपन के दिनों से बताएं कि आपने कैसी तैयारी की और कैसा संघर्ष रहा आपका। मैंने बचपन में आईएएस की मैंने जैसे अपने भाषण में बताया है कि मेरे समय पे तो मैं टॉपर होता था अपने स्कूल का, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन यही नहीं पता था कि तहसीलदार कैसे बना जाता है जी। और कोई थानेदार भी बन सकते हैं नहीं, और आईएएस आईपीएस का तो नाम ही नहीं सुना था वहाँ पे। और मैं दिल्ली में आ गया था, तब तक भी मुझे आईएएस आईपीएस का नहीं पता था। मैं बैंक में क्लर्क लग गया था, तब भी मुझे आईएएस आईपीएस के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये तो बहुत लेट की शुरुआत हुई है आईएएस आईपीएस के बारे में जानने की, और ये मैं समझता हूँ प्रकृति और बाबा साहब का और गुरु महाराज का एक तरह का हमारे ऊपर एक एहसान है कि हमें यहाँ पहुँचाना था उन्होंने जी। और हम यहाँ पे पहुँचे, मेहनत करी। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि मैं नौकरी करता था, मैं साथ में इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, अपने सारे काम खुद करता था जैसे मैंने आपको बताया ही है। और भी मैं ब्रह्मा कुमारियों का शिष्य बना हुआ था, उनके भी बिगाड़ होता रहता था, उनका प्रचार करता रहता था। जैसे आपने बताया कि नौकरी भी की, आपने पढ़ाई भी की, ये आईएएस बनने का सफ़र कब से स्टार्ट हुआ आपका? आईएएस का सफ़र मेरा जब मैं बैंक में चला गया, बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क लग गया वहाँ पे, तो वहाँ जा कर के फिर मुझे वहाँ से मैंने इवनिंग कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। और बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ही जो है मेरे एक मित्र थे, वो इकोनॉमिक सर्विस का फार्म भर रहे थे। वो 2 फार्म ले आए थे दूसरे साथी के लिए। वो साथी जो है उस दिन छुट्टी पे चला गया, आखिरी दिन था। तो उन्होंने कहा फुलिया जी मैं आपका भर देता हूँ। उन्होंने मेरे नाम से फार्म भर के इकोनॉमिक सर्विस का भेज दिया और मैं जाके इम्तिहान दे आया। इकोनॉमिक सर्विस मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था। तो मैं इम्तिहान दिया और मैं उसको पास कर गया। मेरा इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू पास करके मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में चयनित हो गया। आईएएस की तरह की ही वो जॉब है। तो सारे लोगों ने कहना शुरू किया तुम तो आईएएस भी कर सकते हो फिर। तो मैंने अगले साल आईएएस का इम्तिहान दिया, तो मैंने आईएएस भी पास कर दिया। तो 3 साल मैंने 3 बार इम्तिहान दिया, तीनों बार मैंने आईएएस के इम्तिहान को भी पास किया। तो इस तरह से मैं बहुत मेहनत नहीं करता था, लेकिन मेरे अंदर दिमाग है, मुझे ये कला आती है कि कैसे अपनी चीज़ को कहना है, कैसे लिखना है, क्या चीज़ करनी है। उस चीज़ का मुझे लगता है कि उसके कारण से, और कुछ प्रकृति ने मेरे लिए लिखा हुआ था कि मुझे हरियाणा में आके हरियाणा की ज़मीन की, हरियाणा के लोगों की सेवा करनी थी, और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अनुभव कराने थे जिसके माध्यम से मैं अगली पीढ़ियों को कुछ कह सकूं, उनको कुछ विश्वास दे सकूं, कुछ बता सकूं। क्योंकि भाषणों से बात नहीं बनती। की हुई जो चीज़ है, मैं अपनी ज़िंदगी जो जी के आया हूँ 72 साल की अब जो है, उस की हुई ज़िंदगी को मैं बता सकता हूँ कि इस तरह से यहाँ चला जाता है। जैसे अपने आईएएस बनने के बाद में तो चकाचौंध हो जाती है, नौकर चाकर होते हैं, गनमैन मिलते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आपका एक जो स्टेटस लेवल है वो भी ऊपर उठ जाता है। तो उसके बाद में ज़िंदगी कैसी रही आपकी? मेरी ज़िंदगी तो वैसी ही रही जैसे पहले थी। मेरी माँ घर में चूल्हे पे मुझे खाना बना के देती थी, सब्जी भी नहीं होती थी, कभी चटनी से, कभी दूध से, कभी मलाई से, इन चीज़ों से खा करके हम जैसे वो हुए। तो मैं आईएएस में भी वैसे ही रहा। मैंने कभी होटलों के खाने नहीं खाए, मैं कभी पार्टियों में नहीं गया, मैं किसी के बड़े बड़े आयोजनों में नहीं गया, और गया तो मैंने बाहर किसी का खाना नहीं खाया। मैं अपना खाना खुद बना करके घर से खा के जाता था। और हरियाणा में सुबह और शाम खाने की आदत थी उस समय बच्चों को जो स्कूल में जाते थे। मैंने अभी तक वही जिंदा रखी। मैं दोपहर को खाना नहीं खाता। जैसे आईएएस बनने के बाद भी अपने अपना खाना और अपना जो घर का काम किया सारा कुछ किया, और अभी भी मैं वही चीज़ें, बस रोटी सब्जी दाल सब्जी जो चीज़ है वही खाता हूँ, और उसी से मेरी एनर्जी रहती है। सब कुछ मिलता है और कुछ ज़्यादा कोई मेरे सुना है जी आपने शादी नहीं की, इसके पीछे क्या कारण है? बस वो मैंने बताया कि मैं आर्य समाजी परिवार में था, थोड़ा सा आध्यात्मिक था, थोड़ा सा समाज सेवी टाइप का था, पढ़ाई की तरफ मेरा दिमाग था, तो इसलिए मेरा शादी की तरफ मन कम था। फिर बाद में मैं वो ब्रह्मा कुमारियों की संस्था, मैंने बताया आपको, वो अपने परिवार के साथ वहाँ चला गया। तो उनका असर हुआ, क्योंकि वो भी लोगों को यही बहकाते हैं कि शादी ना करो, ये ना करो, क्योंकि उनको चाहिए होते हैं आदमी जो फालतू उन्हीं के काम में लगे रहें, उन्हीं को पैसा देते रहें, उन्हीं के बिगाड़ होते रहें। तो इसलिए जो है उनका फ़ायदा होता है। सारे गुरुओं का इसी चीज़ फ़ायदा होता है कि वो अपने परिवार का ना देखें, माँ बाप को ना देखें, पत्नी ना बनाएं, बच्चे ना बनाएं, बच्चों पे पैसा ना लगाएं। उनको कहते हैं ये दुनियावी चीज़ें हैं और ये भगवान को ले जाने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो है उनका भी कुछ असर रह हो गया, ये चीज़ हो गया उनके अंदर फंस के, बस हमने शादी नहीं की। नहीं तो आपने बस उनके चक्कर में ही फंस के नहीं की क्या? कुछ चक्कर भी हो गया, कुछ मैंने बताया कि मैं बचपन से भी मतलब थोड़ा सा इस तरह के आध्यात्मिक दिमाग का था। जी, जैसे आईएएस रहते हुए आपने कहाँ पे काम किया और सबसे ज़्यादा जटिल कहाँ समस्या आई आपने कि आप नौकरी कर रहे हैं, कोई समस्या आपके मैं तो काफ़ी जगहों पे किया, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार के साथ साथ मैं सख्त अफसर था। मैं किसी की नहीं मानता था। कोई मंत्री लगा हो, कोई प्रधानमंत्री लगा हो, मुख्यमंत्री लगा हो, कोई भी लगा हो, किसी के भी गलत दबाव को, गलत काम को मैं कभी नहीं मानता था।
और अपने नीचे किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था। किसी के साथ अन्याय हो रहा है और वो दुखी है और ये चीज़ है, अगर वो मेरे दरबार में किसी समय भी पहुंच सकता था, मेरी गाड़ी का दरवाज़ा कभी भी खोल के मुझे अपनी बात कह सकता था और मैं उसकी चीज़ को अटेंड करता था, चाहे उसके लिए मुझे मंत्री से पंगा लेना पड़े, MP से लेना पड़े, मेरी ट्रांसफ़र हो या कुछ भी हो मेरे साथ, कितनी भी दिक्कत है। क्योंकि जैसे जैसे काम करते हैं ना, आप DC रही हैं, तो उस दौरान पॉलिटिकल लोगों का काफ़ी हो रहता है, सब जगह मैं DC रहा। चौटाला साहब ने लगाया था मुझे DC, जबकि मैं उनकी पार्टी के खिलाफ बोला करता था सदी, क्योंकि मैं कांग्रेसी फैमिली से, फ्रीडम फाइटर फैमिली से था जी। तो इसलिए जो है, लेकिन उन्होंने मुझे जब ये अपना महम कांड हुआ, उस समय की बातें हैं, ये 89-90 के करीब की, उस समय उन्होंने मेरे को DC लगाया और मैंने उनको मना किया था कि आप मुझे DC क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मैं तो आपकी सरकार के खिलाफ बोलता हूँ। और वहाँ जा करके मैंने कहा मैं जब जाऊँगा तो आपके जो वर्कर हैं वो आपके पीछे लगेंगे कि ये क्या भेज दिया आपने, जो है तो हमारी मानता नहीं, क्योंकि उस समय ग्रीन ब्रिगेड का राज था, हर जगह ग्रीन ब्रिगेड होती थी। और देवीलाल जी कहीं भी बैठ के कहते थे भाई ये DC तुम्हारा नौकर है। मैंने कहा मेरे को तो अगर किसी ने भी कह दिया ना, मैं उसको वहीं पलट दूंगा, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो। तो मैंने इस तरह की बेइज्जतियाँ जो कराने वाली चीज़ें हैं वो कभी नहीं की, लेकिन हमने कभी अपने अंदर IAS का अभिमान भी नहीं रखा कि मैं अगर DC लगा हूँ, वाइस चांसलर लगा हूँ, कमिश्नर लगा हूँ, तो मैं दूसरे आदमियों को जो है तौहीनी से देखूँ और चीज़ें करूँ। गड़बड़ आदमी होता था मैं खूब लताड़ता था, और अच्छा आदमी होता था तो मैं उसको प्यार से मिलता था, और चपड़ासी होता था उसको हाथ मिलाता था, और बड़ा अफसर होता था तड़ी में चलता है, बेकार गलत काम करता तो 4 किलोमीटर दूर रख के लात मारता। जी, फुलिया साहब के शौक क्या रहे हैं जी रिटायरमेंट के बाद? मेरे शौक़, मैंने बताया कि मुझे तो सारे शौक़ थे। मैं IAS का सबसे बेस्ट हॉर्स राइडर हूँ। 2 साल मैंने गोल्ड मेडल जीता है IAS में हॉर्स राइडिंग का। शूटिंग मुझे आती है और गेम्स मैंने काफ़ी खेले हुए हैं। और मैंने बताया कि मैंने सारे भारत में अकेले अपनी गाड़ी से सेल्फ ड्राइव करके यात्रा की हुई, मेरा रिकॉर्ड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। और मैंने बताया था आपको कि 52 भाषाओं में मैंने 4 साल में 2018 से 22 तक 4 साल में 52 भाषाओं में, जिसमें 25 विदेशी भाषाएं हैं, 1,01,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करे हैं, उसके अंदर पोस्ट किए हैं। और मेरे को संगीत का शौक़ है, मुझे मेडिटेशन का शौक़ है, मुझे ट्रैवल का शौक़ है। मैंने दुनिया के बहुत देशों की यात्राएँ की हुई हैं, पूरा भारत छाना हुआ है, सारे दर्रे जितने ऊंचाई के दर्रे हैं उन सबको पार किया हुआ है। तो लेह लद्दाख ये वो सब गाड़ियाँ ड्राइव करके मैंने सारे भारत को देखा हुआ है कई बार में ऐसा। तो ये मेरी प्रकृति से मेरा जुड़ाव है, पशु पक्षियों से, समाज सेवा मेरी शौक़ है, और बच्चों को जागृत करना, उनको आगे रास्ता दिखाना, सहयोग करना, उनका मार्गदर्शन करना, तो ये मेरे शौक़ हैं। राजनीति में आने का बिल्कुल कोई इरादा, कोई चीज़ शौक़ शुरू से ही नहीं रहा। हालांकि सब लोग डरते रहे, क्योंकि मैं DC लगा था नारनौल में 1993-94 में। वहाँ पे अभी तो नहीं है, वो गुजर एक MLA थे फूसाराम, बिना पढ़े लिखे थे, स्वतंत्र बनते थे, इंडिपेंडेंट बनते थे, और भजन लाल जी की उसमें चेयरमैन बनते थे, जो है ना, अपना वोट उनको देते थे। तो वो उस समय से वो डरने लग गए थे। वो मैं जब DC वहाँ पे लगा, मैं इतना लोकप्रिय हो रहा था, तो कह रहे ये यहाँ से MLA का चुनाव लड़ेगा, MP का चुनाव। तो जहाँ भी मैं किसार में भी रहा, काफ़ी IAS IPS जाते हैं जैसे रिटायरमेंट के बाद। उनका लक्ष्य भी यही होता है। कई बार वो ये दिखावा भी यही करते हैं भाई, पब्लिक को साथ में अपना जुड़ने का दिखावा भी उनका इसी चीज़ के लिए होता है कि उससे उनकी रेपुटेशन बन जाएगी और उनको आगे पॉलिटिकल में। लेकिन मेरा ये चीज़ का, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को कोई बड़ी चीज़ नहीं समझता। दूसरी चीज़ ये है कि इस पॉलिटिक्स में करने के लिए कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा तो कोई तहसीलदार कर सकता है करना चाहे तो, कोई पटवारी कर सकता है अगर भला करना चाहे किसी का। तो आज बताइए ये पॉलिटिक्स में जितने बैठे हैं, कई मंत्री बैठे, मैंने देखा था उस समय जब मैं नारनौल में DC था। तो अभी जो राव नरेंद्र सिंह जो अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उनके पिताजी जो उस समय पे, हाँ उनके पिताजी उस समय पे मंत्री होते थे PWD और 2-3 महकमों के, पंचायत के, इनके कैबिनेट मिनिस्टर थे वो 5वें-6ठे रैंक के। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनकी कोई मानता नहीं था, कोई अफसर नहीं मानता था, क्योंकि भजन लाल जी वो उनके खिलाफ थे। तो ऐसे में पॉलिटिक्स में सिर्फ झंडी हिला लो और कुछ कर लो, बस ये। तो MLA भी बन के कितने MLA हैं इसका, जिनकी पार्टी पावर में नहीं है, वो एक भी काम नहीं करा सकते। जिनकी पार्टी पावर में भी है, उसमें भी अगर मुख्यमंत्री उनके खिलाफ है या कोई और चीज़ है, तो कुछ नहीं कर सकते। और लोगों को हर एक चीज़, आदमियों के पीछे बिना बात के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, टाइम ख़राब करना पड़ता है, ना मिलो तो वो करेंगे। तो ये हमें सूट नहीं करता, क्योंकि हम अपनी एनर्जी और उसको बेकार नहीं करना चाहते। हम वही काम करना चाहते हैं जो हमें ठीक लगता है, जो हमारे को बाबा साहब ने दिया, बताया है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति और हमारी समझ ने सिखाया। जी, एक आखिरी सवाल आपका है, ऐसे आपके अनुभव जो कि आज के युवा के काम आए, जो क्योंकि आज का जो युवा है ना, एक गलत रास्ते पे जा रहा है। नशा काफ़ी पूरे प्रदेश में ऐसा है कि नशा काफ़ी अपना घर कर रहा है, अलग अलग जगह पे नशा खुलेआम बेचा जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज ये हरियाणा की भूमि जो है वो बहुत ही पवित्र भूमि है, और इसके अंदर जो आई हुई विरासत है उसमें कमियां भी हैं, कुछ चीज़ें जो बाद में आई हैं, लेकिन असली विरासत जो है, जो लोग बचा के रखे हुए हैं, खासकर गरीब लोग और मेहनत का लोग जो है,
वो जो चीज़ें लेकर के आए हैं वो ज़िंदगी के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, जो पारिवारिक मूल्यों के रूप में हमें मिलती हैं गांव के समाज से और हमारे हरियाणा के समाज से। तो मैं तो हर युवा को, बच्चे को यही कहता हूं कि वो उनको आत्मसात करें, उसमें जो चीज़ कमी वाली है उसको तो छोड़ दें, लेकिन जो बेहतरी वाली है उसमें और ज़्यादा गहराई से जाएं, उसकी और ऊंचाइयों को छुएं, उसके और ज़्यादा गहरे अनुभव प्राप्त करें, तो आपकी ज़िंदगी में सफलता में वो 4 चांद लगाएंगी, आपकी ज़िंदगी को सफल करेंगी, आपको अपना जीवन जो है एक तरह से अहोभाग्य होता नज़र आएगा। तो इसलिए मेरा तो कहना यही है कि अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ें करें, अच्छे मूल्य और अच्छी बातें जो हमें दी हुई हैं उनको जो है निष्काम भाव से करें, अपनी ज़िंदगी को भी उसी तरह से जिएं। और एक चीज़ मैं जो कहना छोड़ गया वो ये कि सख्त ज़िंदगी जिए, मेहनत की भी सख्त रखिए और ज़्यादा आराम के आदी नहीं बनिए। मैं अभी भी अपने कमरे में एसी नहीं चलाता, मेरी सारी गाड़ियाँ सदा एसी रही, मेरे दफ्तर सदा एसी रहने पड़े क्योंकि मैं उतरवा नहीं सकता था, लेकिन मैं आज तक भी अपने कमरे में कूलर भी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेहनत से और पसीने में सोने का जो मज़ा है वो उसका बहुत बड़ी सुख है, और कम चीज़ों में जीने का जो मज़ा है ज़्यादा बड़ी सुविधा। मैं आज भी बस से ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं रिक्शा में बैठ के जाता हूँ, मैं वो किसी में भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई वो अहंकार नहीं पालने की ज़रूरत है। कोई देख भी ले मुझे ऐसा कि मुझे शर्म आए कि इतना बड़ा सीनियर अफसर आ रहे तो वहाँ जा रहा था, ये कर रहा था। मैं कसी खोदता हूँ, मैंने नारनौल में कसी खोद करके जल महल का श्रमदान से जीर्णोद्धार किया, अरबों रुपए का काम वहाँ पर किया है ऐसे। तो मैं इन चीज़ों में, मैंने यूनिवर्सिटी में भी, गुरुजन विश्व यूनिवर्सिटी में भी एक झील श्रमदान से ही खोदी थी, सवेरे सवेरे खोद देते हम, 4 बजे जाते थे, 2-3 घंटे ये काम करते थे, उसके बाद आके दफ्तर में चले आते थे। जी, ये थे फुलिया जी। इन्होंने बताया कि जो अपनी ज़िंदगी है ना बड़े सरल तरीके से जीनी चाहिए, और आज भी वो बिल्कुल सरल तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि आज भी वो अपने जो कमरा जो जिसमें सोते हैं ना उसमें कोई एसी का और कूलर का प्रयोग नहीं करते, पंखे के नीचे हैं। यानी इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी इतनी सरल ज़िंदगी जीते हैं। तो जो आम लोग हैं वो इस चकाचौंध जो ज़िंदगी है उसको छोड़ के सख्त मेहनत, इन्होंने एक संदेश दिया है कि सख्त मेहनत करें, सख्त काम करें, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पूरी मेहनत के साथ करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।